हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है भारत में यूरोपीय आगमन। उसमें से मैंने पुर्तगालियों का आगमन भारत में वो मैंने पढ़ा दिया था, डचों का आगमन वो भी मैंने पढ़ा दिया था। इसके बाद हमको अंग्रेज़ों का आगमन पढ़ाना था, जो कि आज हम लोग वो टॉपिक पढ़ेंगे और इसको हम विस्तार से जानेंगे। इस टॉपिक में क्या है कि अंग्रेज़ों का जो आगमन हुआ था उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ युद्ध हुए या क्या हुआ, क्या कौन सी नीति अपनाई गई, वो हम लोग सब आज विस्तार से जानेंगे। तो चलिए आज का इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि जानते हैं आप लोग कि भारत में अंग्रेज़ों का आगमन का प्लानिंग कैसे हुआ, कैसे बना प्लान, कैसे नहीं बना, तो उसको हम अच्छी तरीके से देखिए देखते हैं। वहाँ के जो अंग्रेज के जो कि व्यापारिक, वहाँ के जो बड़े बड़े जो व्यापारी थे, ठीक है, जो उद्योगपति थे। देखिए ब्रिटेन के कुछ उद्योगपति जो थे उन्होंने क्या किया कि सब लोग मिल गए और मिलने के बाद में काफ़ी सारी व्यापारी मिल गए और मिलने के बाद में उन्होंने आपस में पैसा कलेक्ट किया। ठीक है, आपस में पैसा कलेक्ट जब किया तो उन्होंने एक कंपनी बनाई। उस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनाई उन्होंने, तब उनको क्या नाम है कि परमिशन की ज़रूरत थी। ठीक है, जब परमिशन की ज़रूरत थी तो इन लोगों ने क्या किया कि परमिशन लेने के लिए जो ब्रिटेन की जो महारानी थी वहाँ से परमिशन ये लोग मांगने गए कि हमने एक कंपनी बनाई है, कुछ सदस्यों ने मिलके कंपनी बनाई है और हम लोग भारत में भी व्यापार करेंगे जाके। ठीक है, तो ये चीज़ पूरी प्रक्रिया थी। तो इसके बाद हुआ क्या कि उस कंपनी में अगर देखें तो कुल सदस्यों की जो संख्या थी तो वो थी 217। कितनी सदस्यों की संख्या थी? 217। 217 सदस्यों की संख्या थी और जो 24 सदस्य जो थे वो डायरेक्ट शिप पे थे। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश की कंपनी जो 15 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 15 साल के लिए महारानी से विशेष अनुमति लेकर भारत आया। मैंने जी जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जो ब्रिटेन की जो महारानी थी उनसे अनुमति ली और ब्रिटेन की जो महारानी थी उन्होंने सिर्फ 15 साल की अनुमति दी थी कि 15 साल आप भारत में व्यापार करेंगे, इसके बाद आप वापस आ जाएंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, सिर्फ 15 साल का। देखिए अंग्रेज़ों का प्लान कब तक का था? 15 साल का था। ठीक है, कि 15 साल हम भारत में व्यापार करेंगे, इसके बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने हमारे भारत में 200 साल तक राज किया। उसका रीज़न क्या है, क्या रीज़न नहीं है, वो हम आगे सब जानेंगे। इसके बाद देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 ईस्वी में बन गई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1599 ईस्वी में बन गई थी और 1600 ईस्वी में भारत आने की अनुमति मिल गई। किसके द्वारा अनुमति मिली थी? महारानी के द्वारा। ब्रिटेन की जो महारानी थी उनके द्वारा सन 1600 ईस्वी में उनको अनुमति मिल गई। इसके बाद हुआ क्या कि कंपनी की स्थापना जब क्या नाम है, कंपनी की जो स्थापना जब हुई थी उस समय भारत में किसका शासन चल रहा था? उस समय भारत का अकबर का शासन चल रहा था। तो जिस समय एक यहाँ पे एक इंग्लैंड में क्या नाम है कि ब्रिटिश में यहाँ पे एक नई कंपनी बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1600 ईस्वी में इसको क्या नाम है भारत आने की अनुमति मिल गई। और उस समय भारत में क्या चल रहा था? उस समय भारत में मुग़ल शासन जो था वो जोरंदाजी पे था। उस समय मुग़ल शासक का जो सबसे अच्छा जिसको माना जाता है पावरफुल जो था वो अकबर का उस समय शासन चल रहा था। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1601 ईस्वी में जेम्स कैलेस्टर। देखिए अभी हुआ क्या कि जेम्स कैलेस्टर नाम का एक व्यक्ति था सन 1601 ईस्वी में जेम्स कैलेस्टर नाम का एक ब्रिटिश नागरिक, वो क्या हुआ, वो भारत आया। और सन 1604 ईस्वी में जॉन मिल्टन नाम का एक व्यक्ति जो था वो भारत आया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या हुआ कि सन 1601 ईस्वी से लेकर के सन 1604 ईस्वी की यात्रा के दौरान महारानी को भारत की स्थिति व अकबर के शासन के बारे में बताया। जब 1601 ईस्वी से लेकर 1604 ईस्वी के बीच में जो यात्रा हुआ भारत का, उसमें क्या हुआ कि उस समय भारत में अकबर का शासन चल रहा था और अकबर के शासन के बारे में महारानी को बताया गया। इसके बाद क्या हुआ कि महारानी ने एक पत्र लिखा अकबर के नाम के। अकबर, क्योंकि उस समय महारानी को तो यही लग रहा था कि भारत में अकबर का शासन चल रहा है वहाँ पर। अब हुआ क्या कि महारानी ने अकबर को एक पत्र लिखा और उस पत्र को कैप्टन हॉकिंस नाम के एक व्यक्ति थे। किस नाम के व्यक्ति? कैप्टन हॉकिंस नाम के एक व्यक्ति थे। तो वो 1608 ईस्वी में भारत पहुँचे और जब वो 1608 ईस्वी में जब वो भारत पहुँचे तो उस समय अकबर मर चुका था। देखिए अकबर की मृत्यु जो हुई थी वो 1605 ईस्वी में हो गई थी उस समय, और ये पहुँचा कब? ये पहुँचा था 1608 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं।
1608 ईस्वी में जब कैप्टन हॉकिंस जो था वो मुगल दरबार के पास पहुंचा, तो वहां पे कौन गद्दी पे बैठा था उस समय? अकबर के बाद कौन बैठा था? अकबर के बाद जहांगीर बैठ गया। अब 1605 ईस्वी में अकबर जो था वो मर गया। अब 1608 ईस्वी में जहांगीर मुगल शासक बन गया। तो उस समय जो महारानी ने जब पत्र लिखा था, महारानी ने पत्र किसको लिखा था? अकबर को। महारानी को तो यही लग रहा था कि अकबर, क्या नाम है, कि अकबर को हम पत्र लिखेंगे, अकबर से अनुमति मांगेंगे, ये सब करेंगे। इसके बाद हुआ क्या कि अकबर 1605 ईस्वी में वो मर गया अकबर, और इसके बाद में जहांगीर शासन गद्दी पर बैठ गया। और जब वो कैप्टन हॉकिंस जो था वो 1608 ईस्वी में जब वो मुगल दरबार पहुंचा, तो उस समय वहाँ पे जो मुखिया था वो कौन था? वो था जहांगीर। देखिए, अब इसके बाद एक दो पॉइंट है, मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहता हूँ। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट, एक रेड ड्रैगन नाम का एक वर्ड यूज होता है, उसका जिक्र काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि देखिए, जो कैप्टन हॉकिंस थे वो समुद्री मार्ग से आए थे जहाज के द्वारा, ठीक है। तो जो जहाज के द्वारा जो आए थे, तो जिस जहाज से आए थे वो उस जहाज का नाम क्या था? तो उसका नाम था रेड ड्रैगन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैप्टन हॉकिंस जो भारत 1608 ईस्वी में जो भारत आया था, वो किस जहाज से आया था? तो वो आया था रेड ड्रैगन नाम का एक जहाज था, उससे आया था। इसके बाद क्या हुआ कि अच्छा, इस रेड ड्रैगन को आप लोग याद रखिएगा, इसका आगे नाम जिक्र होगा, तो उसको आप लोग रेड ड्रैगन जो जहाज था उसको याद रखिएगा। तो इसके बाद हुआ क्या कि कैप्टन हॉकिंस और जहांगीर की मुलाकात कहाँ पे हुई? आगरा में। उस समय देखिए, आगरा उस समय मुगलों की राजधानी कहाँ थी? उस समय आगरा में थी। तो आगरा जो मेन जो उनका सेंटर था वो आगरा में था। आगरा में ही वो लोग शासन चलाते थे, आगरा से ही मुगल जो थे वो आगरा से ही शासन चला रहे थे। तो आगरा में उस समय जहांगीर से कौन मिला? कैप्टन हॉकिंस, जो उसकी मुलाकात। अब लोग आगे देखते हैं कि देखिए, अब जहांगीर जो था वो हॉकिंस से मिला, और मिलने के बाद में काफ़ी सारी बातचीत हुई, जो भी बातचीत हुई उसके उसके फिर इसके बाद हुआ क्या कि जहांगीर हॉकिंस से प्रसन्न हुआ। अब जब जहांगीर हॉकिंस से प्रसन्न होकर उसको खान की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? तो खान की उपाधि दी, और 400 मनसब दिए। अब मनसब किसको कहते हैं? तो उस टाइप की उस ज़माने में मनसब को हम ये जान सकते हैं कि 400 रुपये, जिसको हम रुपए आज के ज़माने में हम लोग उसको रुपए कहते हैं, उस समय में मनसब वगैरह जैसे कि दीनार वगैरह होते थे, उसी को हम बोलते हैं। तो 400 मनसब दिया। इसके बाद क्या हुआ आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद हॉकिंस ने तुर्की, हॉकिंस जो था, देखिए हॉकिंस जो था वो तुर्की लैंग्वेज भी जानता था, अरबी लैंग्वेज भी जानता था, और इंग्लिश लैंग्वेज भी जानता था। ये तीनों भाषाओं को हॉकिंस अच्छी तरीके से जानता था, ठीक है। इसके बाद हॉकिंस जब जहांगीर से व्यापारिक कोठियाँ खोलने की अनुमति मांगी, हॉकिंस ने जहांगीर से जब वो मिला, तो उस समय वो जहांगीर से क्या नाम है कि व्यापारिक जो कोठियाँ थी वो खोलने की अनुमति मांगी। इस समय देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन जो था वो समय बिल्कुल स्टार्ट हुआ था। तो उस समय हॉकिंस जो था वो जहांगीर से उसने व्यापारिक कोठियाँ खोलने की क्या किया? अनुमति मांगी। इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे। लेकिन पुर्तगालियों के दबाव में, देखिए उस समय क्या हुआ था? उस समय पुर्तगाली का शासन बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही विस्तार तरीके से, बढ़िया तरीके से चल रहा था भारत में। किसका? पुर्तगालियों का। और तो अभी हुआ क्या कि लेकिन पुर्तगाली जो थे उनके दबाव में, देखिए पुर्तगाली उस समय ताकतवर थे, उस समय पुर्तगाली ताकतवर थे। अच्छा, जहांगीर जो मुगल शासन भी था उस समय वो भी ताकतवर थे, ऐसा नहीं वो ताकतवर नहीं थे, वो भी ताकतवर थे। पुर्तगालियों के दबाव में आकर के जहांगीर जो था उसने वो फरमान वापस ले लिया। देखिए, पुर्तगाल जो थे वो टैक्स दे रहे थे, किसको? मुगल शासकों को, जहांगीर को टैक्स दे रहे थे। तो यहाँ पे पुर्तगालियों ने कहा कि जब हम टैक्स दे रहे हैं तो इनको अनुमति देने की क्या ज़रूरत है? तो क्या नाम है कि जहांगीर ने जो फरमान जो दिया हुआ था हॉकिंस को वो वापस ले लिया। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद एक नया दौर आया, ठीक है। इसके बाद नया दौर आया, उस समय क्या हुआ कि भारत में अंग्रेज़ों का विस्तार जो था वो धीरे धीरे अब बढ़ना चालू हो गया था। इसके बाद हुआ क्या? देखिए, भारत में पहला जो अंग्रेजी यू यात्री था वो जॉन मेल्टन नाम का था। देखिए, जॉन मेल्टन जो वही यात्री जो 1604 ईस्वी में भारत आए थे, 1604 ईस्वी में भारत आए थे। लेकिन उससे पहले ही जॉन मिल्टन एक बार पहले भारत आ चुका था, और वो जल मार्ग से नहीं आया था, वो स्थल मार्ग से आया था। वो ऊपर से, हम जो भारत का जो नॉर्थ साइड का एरिया है वहाँ से ऊपर से होते हुए वो भारत पहुँचा था। कब पहुँचा था? तो वो पहुँचा था 1597 ईस्वी को। 1597 ईस्वी। अगर अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत आने वाला सबसे पहला अंग्रेज यात्री कौन था, तो उसमें हम लोग लगाएंगे जॉन मिल्टन नाम के व्यक्ति थे, जो स्थल मार्ग से 1597 ईस्वी को भारत आए थे, ठीक है। अगर हम यही बात करें कि भारत आने वाला समुद्र मार्ग से भारत आने वाला पहला यात्री कौन था,
तो वो 1601 ईस्वी में जल मार्ग या समुद्र मार्ग से भारत आने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो उसका नाम था जेम्स कैलिस्टर। उसका नाम क्या था? जेम्स कैलिस्टर नाम क्या व्यक्ति था, वो भारत आया था जल मार्ग से। इसके बाद 1604 ईस्वी में मिल्टन दोबारा भारत आया था, जैसे हम ऊपर पढ़ा चुके हैं, दोबारा भारत आया था मिल्टन। इसके बाद हम देखते हैं कि 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जब आया था भारत, और उस समय मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश को उसने अपनी पहली व्यापारिक जो कोठी खोली थी, वो कहाँ खोली थी कैप्टन हॉकिंस ने? तो वो खोली थी 1608 ईस्वी में। एक मसूलीपट्टनम नाम का एक स्थान है, उस वो कहाँ पे पड़ता है आज, वो आंध्र प्रदेश साइड पड़ता था। वहाँ पे एक अपनी पहली कोठी खोली थी, छोटी सी कोठी खोली वहाँ पे, किसने? अंग्रेजों ने। इसके बाद सन 1612 ईस्वी में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में युद्ध हुआ। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि सन 1612 ईस्वी का जो अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम क्या था? तो उस युद्ध का नाम है स्वाली का युद्ध। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि स्वाली का युद्ध कब हुआ था, तो स्वाली का युद्ध सन 1612 ईस्वी में हुआ था अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में। अच्छा, उस युद्ध में हुआ क्या था कि उस युद्ध में अंग्रेज, तो देखिए अंग्रेज देखिए थे अभी नहीं, भारत में अभी नए थे, लेकिन थे बहुत ताकतवर, क्योंकि अंग्रेजों का जो क्या नाम है कि इतिहास है वो बहुत पुराना है ना। ऐसा नहीं कि अंग्रेज की सेना नहीं थी, अंग्रेज की सेना थी, अंग्रेज की सेना थी। वो और जो देश हैं, जो अपने यूरोप साइड के देश हैं, जो अमेरिका जो साइड के जो देश हैं, वहाँ पे वो लोग अच्छी तरीके से कब्जा कर रहे थे सन 1400-1500 ईस्वी साइड में। लेकिन अब उन्होंने भारत एशिया साइड में व्यापार करने की सोची, तो उनकी सेना थी, अच्छी खासी सेना थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उनने पुर्तगालियों को दौड़ा दौड़ा के मारा। कब मारा? स्वाली के युद्ध में 1612 ईस्वी में। ठीक है, तो अंग्रेज कमज़ोर नहीं थे, लेकिन वो क्या नाम है कि बहुत ही ध्यानपूर्वक और धैर्य के साथ में व्यापार करना चाहते थे। जब उनको लगा कि पुर्तगालियों को हम अब हराना चाहिए या मारना चाहिए, तो उन्होंने सन 1612 ईस्वी में स्वाली का युद्ध लड़ा और वहाँ पे अंग्रेजों की जीत हो गई। और इस युद्ध में, और देखिए हमने आपसे बताया था कि रेड ड्रैगन जो जहाज़ है उसको आप लोग याद रखिएगा, और पुर्तगालियों को जो हराया गया था उसका मेन रीज़न था कि रेड ड्रैगन नाम का एक जहाज़ जो था उसका प्रयोग हुआ था। देखिए रेड ड्रैगन जो जहाज़ था वो एक युद्धपोत टाइप का था, जो जिसमें कि तोप वगैरह वो सब होता होगा, ठीक है, होता था। तो रेड ड्रैगन जो जहाज़ था उसमें क्या नाम है कि वो एक टाइप का लड़ाकू जहाज़ और व्यापारिक जहाज़ दोनों भी कह सकते हैं। तो बहुत ही मजबूत जहाज़ था और ये लड़ाकू जहाज़ था। तो इसका आप लोग याद रखिएगा कि रेड ड्रैगन जहाज़ का प्रयोग हुआ था, जिससे कि पुर्तगाली उसमें हार गए थे। कब? 1612 ईस्वी में के स्वाली के युद्ध में। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि सूरत में सन 1613 ईस्वी में अब क्या हुआ कि सूरत में सन 1613 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा डाली गई पहली मुख्य कोठी। देखिए अभी जो ऊपर क्या नाम है कि मसूलीपट्टनम में जो आंध्र प्रदेश में जो कोठी डाली गई थी वो एक छोटी सी कोठी थी। इसके बाद जो सूरत में जो कोठी डाली गई थी वो अंग्रेजों की मुख्य कोठी थी। ठीक है, 1613 ईस्वी में पहली मुख्य कोठी अंग्रेजों के द्वारा डाली गई। कहाँ पे? तो वो डाली गई सूरत में। अच्छा देखिए, एक चीज़ आपसे हम पूछना चाहते हैं, एक चीज़ हम आपको पूछना भी चाहते हैं और बताना भी चाहते हैं कि जो भी अंग्रेज थे या पुर्तगाल थे, जो डच थे, वो समुद्र के किनारे ही क्यों क्या नाम है व्यापारिक कोठी खोलते थे? उसका रीज़न ये था कि उस समय देखिए, उस समय जो व्यापार का जो मार्ग था वो जल मार्ग था, तो इसीलिए समुद्र के किनारे अपनी कोठियाँ खोला करते थे। जो इस कोठियाँ टाइप का कोठियाँ उनको कहते हैं, अपना मुख्यालय जिसको बोलते हैं, अपना सेंट्रल जो होता है मेन ऑफिस, वो समुद्र के किनारे ही खोला करते थे। फिर इसके बाद वो लोग पूरे देश में व्यापार करते थे, और व्यापार करने के बाद में पूरा जो माल होता था वो उठा के अपने कोठी में रखते थे, गोडाउन में, और वहाँ से के जहाज़ों में लाद करके और अपने देश ले जाया करते थे। ये उनका पूरा प्रोसेस होता था। तो देखिए जो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है वो भी समुद्र के किनारे है, और जो सूरत है वो भी गुजरात में, जो सूरत है वो भी समुद्र के किनारे है। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी मुख्य कोठी कहाँ खोली अंग्रेजों ने? तो वो सूरत में खोली। और कब खोली? तो 1613 ईस्वी में। अगर देखिए क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि अंग्रेजों ने अपनी पहली क्या नाम है कि कोठी कौन सी खोली, तो वो है मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अंग्रेजों ने अपनी पहली मुख्य कोठी कहाँ खोली, तो वो है सूरत गुजरात में। कब खोली? 1613 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि 1613 में थॉमस रो और जहांगीर दरबार में गया और कुछ क्षेत्रों में व्यापार की अनुमति प्राप्त कर ली। देखिए 1613 ईस्वी में थॉमस रो जो था वो जहांगीर के दरबार में गया
और कुछ क्षेत्रों में और कुछ विशेष क्षेत्रों की अनुमति प्राप्त कर ली उसने व्यापार करने के लिए। इसके बाद क्या हुआ कि 1623 ईस्वी आया। इसके बाद 1623 ईस्वी में इसी वर्ष अंग्रेजों ने अपना विस्तार करते हुए अहमदाबाद, कहाँ पर देखिए अब अंग्रेज जो है वो अपना विस्तार कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब इन्होंने विस्तार करते हुए 1623 ईस्वी में अहमदाबाद, बड़ौच, सूरत, ठीक है, सूरत में अपना विस्तार कर लिया था। किसने? अंग्रेजों ने, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब 1639 ईस्वी आया। अब 1639 ईस्वी आते आते अंग्रेजों ने मद्रास में भी क्या नाम है कि मद्रास को लीज पर ले लिया और यहाँ पर एक किले का निर्माण किया। अब इसको आप लोग याद रखिएगा कि 1639 ईस्वी आते आते मद्रास को अंग्रेजों ने, मद्रास कहाँ पड़ता है? मद्रास पड़ता चेन्नई में, चेन्नई मद्रास एक ही चीज़ है। तो अंग्रेजों ने मद्रास को लीज पर ले लिया और यहाँ पर एक किले का निर्माण किया। और इस किले का नाम क्या था? इस किले का नाम था सेंट जॉर्ज किला, जिसको हम बोलते हैं सेंट जॉर्ज किला के नाम से जानते हैं। 1639 ईस्वी में मद्रास में अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नाम का एक किला का निर्माण किया। इसके बाद हम अगला पॉइंट लेते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और 1651 ईस्वी आ गया। अब 1651 ईस्वी में क्या हुआ कि इस वर्ष अंग्रेजों ने हुगली में कोठी बना ली। अब देखिए हुगली कहाँ पड़ता है? हुगली हमारा पड़ता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल साइड एक एरिया था, हुगली जैसे नदी है, तो उसी नदी के किनारे एक क्षेत्र पड़ता था हुगली, वो समुद्र के किनारे है। तो हुगली जो क्षेत्र था उसमें क्या नाम है कि अंग्रेजों ने एक व्यापारिक कोठी बना ली। देखिए जितने भी व्यापारिक थे, जो चाहे वो डच हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे अंग्रेज हो, जो आने वाले अभी आएंगे शासक इस अंग्रेज के बाद में, जो चाहे वो फ्रांसीसी हो, सब के सब वो बंगाल जो था, जो क्या नाम है, बंगाल का जो क्षेत्र था वहीं पे स्थापित होना चाहते थे, वहीं अपनी कोठी बनाना चाहते थे। अच्छा, उसका रीज़न ये था कि देखिए अगर मसूलीपट्टनम की अगर बात की जाए तो वो साउथ साइड में पड़ता है, तो वहाँ से पूरे देश में व्यापार करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता था। और अगर हमें नॉर्थ से अगर व्यापार करना है तो काफ़ी लंबा रास्ता जो था वो नापना पड़ता था। गोवा, जैसे कि पुर्तगालियों ने गोवा में अपना क्या नाम है कि बंदरगाह बनाया, तो वहाँ से साउथ साइड से आए थे, नॉर्थ साइड से अगर हम व्यापार करना चाहें तो बड़ा दूर पड़ जाता था। तो ये क्या होता था कि जो पश्चिम बंगाल था वो एक टाइप का उस ज़माने में एक व्यापारिक केंद्र जो था वो सेंट्रल पे था। तो पश्चिम बंगाल से हम साउथ साइड से भी व्यापार कर सकते थे और नॉर्थ साइड से भी व्यापार कर सकते थे, क्योंकि साउथ जो पश्चिम बंगाल है वो मध्य में पड़ता था उस समय। तो इसीलिए पश्चिम बंगाल वाला जो एरिया था वो सारे व्यापारी जो थे वो अपनी कोठी वहीं पश्चिम बंगाल के एरिया में ही बनाना चाहते थे। तो फाइनली क्या हुआ कि 1691 ईस्वी में अंग्रेजों ने हुगली में अपनी एक कोठी बना ली और मुगल शासक से इस क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति मांग ली, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि सन 1698 ईस्वी में, अब देखिए सन 1698 ईस्वी आया और सन 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार, अच्छा बंगाल के जो सूबेदार थे वो बंगाल को लीज पर दे दिया। अब देखिए जो बंगाल के जो सूबेदार थे वो 1698 ईस्वी में बंगाल को लीज पर दे दिया और एक किले का निर्माण किया। उस किले का नाम क्या था? फोर्ट विलियम था। उस किले का नाम क्या था? उस किले का नाम था फोर्ट विलियम। अब देखिए यहाँ पे दो तीन चीज़ें बन रही हैं कि अगर वो क्या नाम है कि अगर ऊपर जैसे कि बात करें कि मद्रास में कौन सा किला बनवाया, तो मद्रास में बनवाया था सेंट जॉर्ज नाम का किला। कब बनवाया? 1639 ईस्वी में। अगर हम यही बात करें सन 1698 ईस्वी में बंगाल में कौन सा किला बनवाया, तो बंगाल में फोर्ट विलियम नाम का एक किला बनवाया। अभी क्या हुआ देखिए सन 1617 ईस्वी में, अभी देखिए हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ कि सन 1617 ईस्वी आया और उस समय क्या नाम है कि मुगल शासक कौन था? तो उस समय मुगल शासक था फर्रुखसियर। उस समय मुगल शासक फर्रुखसियर था, उसकी बहुत ज़ोर से तबीयत खराब हो गई और उस समय देखिए भारत के जो डॉक्टर थे उस समय उसको वो सही नहीं कर पा रहे, उसकी तबीयत काफ़ी तेज़ी से क्या नाम है वो अच्छी तरीके से मतलब ख़राब हो गई थी, कायदे में ख़राब हुई थी। और उस समय जो भारत के जो डॉक्टर थे वो फर्रुखसियर की तबीयत जो था उसको सही नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, उस समय देखिए कि अंग्रेज़ों के पास में अच्छे अच्छे डॉक्टर थे। देखिए ये लोग अंग्रेज जो थे वो व्यापार करने जब भारत आए थे तो अपने साथ सारी व्यवस्था करके लाए थे, कि ऐसा तो है नहीं अंग्रेज बीमार नहीं पड़ते हों, अंग्रेज भी बीमार पड़ते थे। तो ये लोग जो व्यापार करने आए थे तो ये लोग अपने साथ डॉक्टर भी लाए थे, खाना बनाने वाले कुक्स भी लाए थे, ये सब ये अपनी व्यवस्था करके लाए थे। तो उस समय जो अंग्रेज के जो एक डॉक्टर थे, ब्रिटिश डॉक्टर थे, उसका नाम क्या था? उसका नाम था डॉक्टर हैमिल्टन।
तो जब क्या होता, फर्रुखसियर की तबीयत खराब हो गई और भारत के जो डॉक्टर थे वो सही नहीं कर पा रहे थे, तब अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब हमारे पास एक मौका है कि हम अपने डॉक्टर भेज के फर्रुखसियर जो था उसकी अगर जान हम बचा लेते हैं तो फर्रुखसियर हमारे जिसको क्या बोलते हैं एहसान तले दब जाएगा और हम उससे क्या नाम है जो भी मांगेंगे वो हमको मिल जाएगा। क्योंकि उस समय देखिए मुग़ल शासक जो थे वो उनका दबदबा था। अंग्रेज़ों की अभी इतनी हिम्मत थी जो स्वाली के युद्ध में क्या नाम है कि स्वाली के युद्ध में अंग्रेज और पुर्तगाल के बीच में जो लड़ाई हुई थी, लेकिन अंग्रेजों के अभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डायरेक्ट क्या नाम है कि मुगल से पंगा ले सके, मुगल शासकों से। देखिए मुगल शासक भले अभी शांत बैठे थे, लेकिन मुगल शासक थे, उनका वर्चस्व काफ़ी बड़ा है। तो अंग्रेजों की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मुगलों से पंगा ले सकें। तो उन्होंने यो कूटनीति अपनाई और उन्होंने क्या किया कि प्यार से काम करवाने की सोची। तो डॉक्टर हैमिल्टन को अब क्या हुआ कि डॉक्टर हैमिल्टन को उन्होंने भेजा, ठीक है। अब डॉक्टर हैमिल्टन को जब उन्होंने भेजा तो फर्रुखसियर की तबीयत जब खराब थी तो डॉक्टर हैमिल्टन ने फर्रुखसियर की तबीयत को सही कर दिया। और जब सही कर दिया, अब जब हैमिल्टन ने फर्रुखसियर की तबीयत को सही कर दिया, अभी हुआ क्या कि फर्रुखसियर देखिए, अब जो व्यक्ति उस समय मर रहा हो, अचानक कोई डॉक्टर आ जाए और उसकी तबीयत सही कर दे, उसको मरने से बचा ले, तो उसके लिए तो भाई वो सीधी सी बात है, वो भगवान हो जाएगा। तो फर्रुखसियर के लिए जो अंग्रेज थे वो क्या थे, वो भगवान टाइप के हो गए। उस समय वो उसके फर्रुखसियर जो था वो अंग्रेजों के एहसान के तले दब गया था। और उसने क्या किया, फर्रुखसियर ने खुश होकर 3,000 रुपये, कितने रुपए, 3,000 रुपये, और में 3,000 रुपये में बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया। अब देखिए बंगाल, देखिए अंग्रेज यही तो चाहते थे कि बंगाल हमको मिल जाए, और हुआ भी वही यही। फर्रुखसियर ने क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या नाम है 3,000 रुपये फर्रुखसियर को दिए, और फर्रुखसियर ने पूरा का पूरा बंगाल जो एरिया था वो उठा के अंग्रेजों को दे दिया और कहा कि भैया आप तुम अपना यहाँ पे व्यापार करो, कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसा मना है वैसा अपना व्यापार करो। अब अंग्रेज यही चाहते थे, उनका जो चाहते थे वो उनको पूरा हो गया। अब क्या हुआ कि कुछ समय के बाद मुगलों ने, अब क्या हुआ कुछ समय के बाद में मुगलों ने 10,000 रुपये में, कितने रुपए में, 10,000 रुपये में वार्षिक से सूरत को भी लीज पर ले लिया। अब देखिए 3,000 रुपये में अंग्रेजों ने बंगाल को ले लिया, 10,000 रुपये वार्षिक रुपए से उन्होंने सूरत को भी अंग्रेजों ने लीज पर ले लिया। देखिए ये लीज पर लेने का मतलब एक टाइप का ये होता है किराए पर ले लेना, ठीक है ना। तो सूरत को भी उन्होंने ले लिया। अब देखिए क्या हुआ कि अब ये लोग फ्री व्यापार, अब अपना विस्तार कर रहे हैं अंग्रेज। अब ये लोग बंगाल में एकदम कोई टैक्स नहीं दे रहे थे, अपना व्यापार कर रहे थे, जैसा मना रहा था वैसा व्यापार कर रहे थे। और इसके बाद ये सूरत को जब लीज पर ले लिया था, सूरत गुजरात एरिया में ये लोग व्यापार खूब दबा के कर रहे थे, जैसा मना रहा था वैसा अपना व्यापार कर रहे थे। तो ये लोग, इनका देखिए विस्तार अब धीरे धीरे बढ़ रहा है अंग्रेजों का। अभी इसके बाद हुआ क्या कि 1739 आया, उस समय जो 1739 का समय आया, और उस समय ईरान का जो शासक था उसका नाम क्या था, उसका नाम था नादिर शाह। इसको याद रखिएगा कि उस समय ईरान का जो शासक था नादिर शाह था, उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। और जब उसने भारत पर आक्रमण कर दिया तो उस समय जो मुगल सेना जो था, अगर उस समय जो मुगल सेना थी, उस समय मुगल सेना का जो शासक था उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। देखिए ये जो व्यक्ति था ना मोहम्मद शाह रंगीला, एक टाइप का देखा जाए तो अय्याश टाइप का व्यक्ति था। अय्याश टाइप का व्यक्ति आप समझते हैं कि बस दिन भर क्या नाम है मदिरा का सेवन करना, और क्या नाम है कि हुक्का पीना, ये इनके सब मुगलों के ये सब शौक थे। तो उस समय और नृत्य को क्या नाम है कि नृत्य को एंजॉय करना उस समय, इस ये जो मोहम्मद शाह रंगीला था, इसका नाम भी मोहम्मद शाह रंगीला अच्छा पड़ा है क्योंकि ये अय्याश टाइप के व्यक्ति था। दिन भर ये डांस देखता रहता था और क्या नाम है मदरा पीता रहता था। इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं कि हमारा शासन कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, इसको कोई मतलब नहीं था। तो उसी का फ़ायदा देखते हुए क्या नाम है 1739 में नादिर शाह नाम का एक व्यक्ति था, वो ईरानी व्यक्ति था, उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। और मुगल सेना जो कि इतनी ताकतवर हुआ करती थी कभी, जो मुगल सेना जो थी वो अकबर के समय पे, जहांगीर के समय में से, ठीक है, और औरंगजेब के समय में इतनी पावरफुल सेना हुआ करती थी कि अच्छे अच्छे जो क्या नाम है कि जो शासक थे वो मुगल सेना से टकराने में उनकी धोती टाइट हो जाती थी, ठीक है। तो उस समय मुगल सेना क्या थी, उस समय मुगल सेना को नादिर शाह ने 3 घंटे में हरा दिया था। ये चीज़ याद रखना कि नादिर शाह जो ईरानी व्यक्ति था, ईरानी शासक था, मुगल सेना जो था वो 3 घंटे में उसको हरा दिया। उसका रीज़न क्या था, उसका रीज़न ये था कि जो
मुगल का जो बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला, उसको दुनियादार से कोई मतलब ही नहीं था। वहाँ युद्ध चल रहा है और यहाँ पे वो अपना नृत्य का एंजॉय कर रहा है, ये हो रहा था। तो उसका मेन रीज़न ये है कि और इसको हारने का जो मुगल शासक जो था उस समय नादिर शाह ने मुगल शासकों को हरा दिया। उसको हारने का रीज़न किसको माना जाता है? तो इसी को माना जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला को। और इतिहास में देखिए, मैंने आपको बताया था कि इतिहास में सबसे अय्याज शासक माना जाता है किसको? मोहम्मद शाह रंगीला को। और हारने की वजह भी इसी को माना जाता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, कि बम्बई बंदरगाह को लेने के लिए, अच्छा इस समय देखिए मैं आपको बताता हूँ कि उस समय क्या नाम है कि अंग्रेज जो थे उनका विस्तार बंगाल में भी अच्छा खासा था, और इनका व्यापार जो था वो सूरत में भी अच्छा खासा उनका चल रहा था। अच्छा, इन्होंने अपना व्यापार करने की और वो विस्तार करने की सोचा। अब इन्होंने सोचा कि हम लोग बम्बई को अपना बम्बई में भी अपना एक केंद्र खोलते हैं और बम्बई से भी अपना व्यापार क्या नाम है करने की ट्राई करते हैं। तो इन्होंने अपने बम्बई लेने के लिए एक चाल चली। अब वो चाल क्या थी वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, उस समय देखिए गुजरात में क्या नाम है कि अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, और इस साइड में जो पश्चिमी एरिया जो पश्चिमी तट था, पश्चिमी तट जैसे कि हमारा दादर एवं नगर हवेली, और क्या नाम है मुंबई जिसको आज उस समय बम्बई बोलते थे, और गोवा, कालीकट, और क्या नाम है कि केरल, इस एरिया में किसका विस्तार था? इस एरिया में विस्तार था पुर्तगालियों का, क्योंकि पुर्तगाली यहीं पे आए थे, कालीकट में पुर्तगाली आया था। तो और इसी एरिया में इन्होंने अपनी कोठियाँ बनाई थी, तो इनका इस समय यहाँ पे विस्तार चल रहा था। तो अभी हुआ क्या कि बम्बई बंदरगाह को लेने के लिए अंग्रेजों ने एक चाल चली, और वो चाल क्या थी? अंग्रेजों ने क्या किया कि पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी, उस समय पुर्तगाल की राजकुमारी कौन थी? देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। उस समय देखिए पुर्तगाल की राजकुमारी का नाम क्या था? उस समय पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी उसका नाम क्या था? कैथरीना। पुर्तगालियों की जो समय राजकुमारी थी उसकी कैथरीना उसका नाम था राजकुमारी का। उससे क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया कि जो ब्रिटेन के जो राजकुमार था, अच्छा जो ब्रिटेन का जो राजकुमार था उसका नाम क्या था? उसका नाम था चार्ल्स द्वितीय। कैथरीना जो कि पुर्तगाल की राजकुमारी थी, और चार्ल्स द्वितीय जो कि ब्रिटेन का राजकुमार था, उनकी आपस में शादी करवा दी। किस किस लिए शादी करवा दी? ताकि दहेज में हमको बम्बई मिल जाए। और हुआ भी यही। बम्बई बंदरगाह को लेने के लिए इन्होंने कितनी अंग्रेजों ने जद्दोजहद की, और इनको फाइनली दहेज में क्या किया? उनको दहेज में बम्बई मिल गया। अब इन जो वो अंग्रेज यही चाहते ही थे कि बम्बई हमको मिल जाए, उनको मिल भी गया। अब इसके बाद हुआ क्या कि अब यहाँ पे हमारा क्या नाम है कि लास्ट पॉइंट हम लेते हैं, और इस लास्ट पॉइंट में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस लास्ट पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। इस लास्ट पॉइंट में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों, और अब देखिए अब हुआ क्या कि देखिए जो मोहम्मद शाह रंगीला था उस समय, जो ईरानी जो वो शासक था, उन्होंने क्या किया कि मोहम्मद शाह रंगीला उस समय मुग़ल शासक था, उसको जब हरा दिया नादिर शाह ने, जब मोहम्मद शाह रंगीला को 3 घंटे में हरा दिया, तो एक एक यहाँ पे अंग्रेज़ों को एक मैसेज मिला यहाँ पे कि अंग्रेज को एक मैसेज मिला कि एक्चुअली में मुग़ल इतने पावरफुल है नहीं जितना हम सोचते हैं। अच्छा, अंग्रेज अभी तक डायरेक्ट क्या नाम है कि मुग़ल शासकों से पंगा क्यों नहीं ले रहे थे? क्योंकि अंग्रेज़ों को ये लगता था कि मुग़ल शासक बहुत ही ताकतफुल है। वाकई में ताकतफुल थे, जो बस एक यही बेवकूफ़ शासक था जो कि बेकार था, बाकी सब क्या नाम है कि अच्छे और मजबूत शासक थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने अब सोचा कि मोहम्मद शाह रंगीला जब जो 3 घंटे में जो हार गया, मुग़ल शासन जो हार गए, इसके बाद हुआ क्या कि अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब हमारे पास मौका है, जब ये नादिर शाह 3 घंटे में हरा सकता है तो हमारी इतनी बड़ी सेना, हम तो आराम से इसको हरा ही सकते हैं। और हुआ ही यही। अंग्रेज़ों ने अब क्या हुआ कि सन 1757 ईस्वी में, अब इसको याद रखिएगा कि सन 1757 ईस्वी में फाइनली क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने मुग़लों के ऊपर चढ़ाई कर दी। और जब मुग़लों के ऊपर चढ़ाई कर दी 1757 ईस्वी में, उस युद्ध का नाम है, उस युद्ध का नाम क्या है? उस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। इसको याद रखिएगा, उस युद्ध का नाम क्या है? अंग्रेज़ों और मुग़ल शासकों के बीच का युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। अब प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो अंग्रेज़ों और मुग़ल शासकों के बीच में। अंग्रेज़ों की उस समय जो कमान संभाल रहा था, वो कमान संभाल रहा था क्लाइव नाम का एक व्यक्ति था, और जो मुग़लों का जो कमान संभाल रहा था उस समय संभाल रहा था सिराजुद्दौला, जो बंगाल का शासक था। बंगाल का उस समय शासक सिराजुद्दौला था, उस समय वो कमान संभाल रहा था मुग़लों की। अब देखिए सिराजुद्दौला जो युद्ध हारा, उसका रीज़न क्या है? उसका सबसे बड़ा रीज़न है,
उसका जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, उसका नाम है मीर जाफ़र। जो मीर जाफ़र था उसने सिराजुद्दौला के साथ में गद्दारी कर दी थी। गद्दारी क्यों की थी और उसने गद्दारी करके किसका साथ दिया था? उसने साथ दिया था अंग्रेज़ों का। अब गद्दारी करने का मेन रीज़न ये था क्योंकि जो मीर जाफ़र था वो ये सोचता था कि अगर सिराजुद्दौला गद्दी से हट जाएगा तो उसकी जगह हम बैठ जाएंगे गद्दी पे। तो हुआ क्या, जब सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों से हार गया तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि मीर जाफ़र को गद्दी पे बैठा दिया। अब समय बीतता गया। अब जब समय बीता तो समय आ गया 1760 ईस्वी। 1760 ईस्वी जब आ गया तो उस समय क्या किया कि अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को गद्दी पे बिठा दिया। ठीक है, मीर कासिम को गद्दी पे बिठा दिया। मीर कासिम कौन था? मीर कासिम मीर जाफ़र का दामाद था, ये चीज़ याद रखना। इसके बाद समय बीता। अब समय आ गया 1764 ईस्वी। 1764 ईस्वी अब समय आ गया। अब जब 1764 ईस्वी समय आया तब एक युद्ध हुआ, उसका नाम है बक्सर का युद्ध। वो किसके बीच हुआ? वो हुआ मीर कासिम जो कि मीर जाफ़र का दामाद था, मीर कासिम और हेक्टर मुनरो जो कि अंग्रेजी जो सेना का प्रमुख था। उस समय अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो मुनरो कर रहा था और मुग़लों का कौन कमान संभाल रहा था? तो वो मीर कासिम संभाल रहा था। ठीक है, इनके बीच में युद्ध हुआ और उस युद्ध में क्या हुआ कि मुग़ल जो थे वो हार गए। अब सीन क्या है, जब मुग़ल हार गए तो अब अंग्रेज अब एकदम फ्री हो गए थे, किसी से डर नहीं, कोई कुछ नहीं। अब क्या हुआ कि जो अंग्रेज जो थे व्यापारी जो बन के आए थे वो अब भारत में फाइनली अब वो शासक वहीं से उनकी एक नींव रख गई कि अब वो व्यापारी से अब वो भारत के शासक बन गए थे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। अब आपको हम कुछ चीज़ें बताते हैं पॉइंट में, उसको आप याद रखिएगा कि जब मुग़ल जब हार गए अंग्रेज़ों से, इसके बीच में एक इलाहाबाद की संधि हुई थी। वो संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो वो संधि हुई थी क्लाइव के बीच में। क्लाइव और किसके बीच में? सुआउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, सुआउद्दौला, सुआउद, ये वाला सुआउद्दौला के बीच में एक संधि हुई थी। और वो संधि कब हुई थी? वो 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में क्या नाम है कि एक संधि हुई थी, उस संधि का नाम है इलाहाबाद की संधि। ठीक है, उसका मेन रीज़न ये था क्योंकि देखिए जो मुग़ल को जो नवाब होते थे उनका जो मेन आय का स्रोत था वो था राज्य की जो जनता थी उनसे टैक्स वसूलना। अब टैक्स तो मिलता नहीं था और ना अंग्रेज टैक्स देना चाहते थे। तो अंग्रेज़ों ने एक प्लान सोचा, वो 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने लगे मुग़लों को, ताकि वो अपना अब टैक्स ना लें, हमारे कामकाज में अड़ंगा ना डालें। तो 26 लाख रुपए वार्षिक किसको देने लगे? मुग़ल शासक जो थे उसको देने लगे, ताकि अब उनकी तरफ से हम फ्री हो जाएं। अब मुग़ल भी अपना दरबार में अपना मौज मस्ती से रहते थे। 26 लाख रुपए घर बैठे बैठे अपने आराम से अंग्रेज़ों से मिल जाते थे, तो कोई रोक टोक नहीं थी। अंग्रेज़ अपना खूब टैक्स वसूल रहे थे, खूब व्यापार कर रहे थे, पूरे देश में फ्री टैक्स सब कुछ कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें हो गया। तो यही सब चीज़ें हैं। इसके बाद हुआ क्या कि अब जो अंग्रेज़ों का जो वो है जो समय है, जो आगमन के बाद का जो समय है वो ये है। इसके बाद हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है 1857 का। और इसके बाद क्या नाम है कि जो आधुनिक इतिहास है उसमें हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ों को। तो ये सब कई सारी चीज़ें वो आगे हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो अंग्रेज़ों का जो आगमन था भारत में वो इस प्रकार है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को पॉइंट वाइज समझाऊं और मैंने कोशिश पूरी की है। उम्मीद करता हूँ आपको आया भी होगा। तो अगर आपको ये क्या नाम है टॉपिक पसंद आया हो तो कृपया करके आप लोग क्या नाम है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।